नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी इस वक्त अमित शाह जब से बिहार से गए हैं तब से बिहार का सियासी माहौल जो है गर्म हो चला है। और इसके साथ साथ केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी वक्फ संशोधन बिल वाले मामले पर उबाल मचा हुआ है। आज 1 तारीख है और जैसा इनपुट हमारे सूत्रों से आ रहा है कि कल ही 2 तारीख को सदन में ये जो अमेंडमेंट है उसको लाया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार क्या करेंगे। सबका जो रुख है वो तो लगभग लगभग क्लियर है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपने तरफ से 3 सूत्र जो है 3 फॉर्मूले केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। आज उसी मुद्दे पर हम बाबा से बातचीत करेंगे कि आखिर वक्फ वाले मामले में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, कौन सा हम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने वाले हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, आज हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन जुड़े हुए इसलिए कि कुछ परिस्थितियां हैं, इस वजह से हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। लेकिन देश दुनिया की खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और वक्फ वाला जो मामला है बाबा, अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा पासा फेंक दिया है जिसको लेकर अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर ही है। देखिए सागर, नीतीश कुमार के हाव भाव पर, उनके भाव भंगिमा पर, उनके एक्ट पर आपकी नजर होगी। स्टेज पर क्या करते हैं, किसको पकड़ते हैं, किससे क्या बात करते हैं, कब किससे हाथ बढ़ा देते हैं, कब किसका हाथ हिलाने लगते हैं, कब किसका अभिवादन करते हैं, आपकी नजर उन सारी बातों पर होगी। लेकिन नीतीश कुमार की नजर जो है ना, वो जैसे अर्जुन का को जब कहा गया था मछली की पुतली भेजने के लिए, तो उनकी उनकी नजर सीधे पुतली पर थी। तो नीतीश कुमार की नजर जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसे 25 से 30 फिर से नीतीश उसको एक बार फिर से कामयाब करना है। क्योंकि नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यह आसान नहीं होगा, ये बहुत टेढ़ी खीर है। इस बार का चुनाव और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जो समझौता है अपनी शर्तों पर मनवा लेना। देश भर में आप देखे होइएगा कि बिहार में चुनाव है और इस बात की चर्चा हम पहले दिन से डे वन से कर रहे हैं सागर, कि जब से इस वक्त बिल की चर्चा हुई है तब से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर जरूर है। अंडर प्रेशर इसलिए है कि नीतीश कुमार को पता है कि मुस्लिम समाज का वोट भले ही बल्क में नहीं आता हो, लेकिन एक उतना अनुपात में जरूर आता है जिससे कि नीतीश कुमार की वो 15% वाली जो आता है उसमें वो फिट बैठे। 15% वोट उनका कांस्टेंट रहता है, उसमें वो रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हुआ है, आपको अंदाजा नहीं होगा। मैंने जब रिसर्च पूरा किया कि 2005 से लेकर के 2020 तक के सारे चुनाव का, तो उसमें जो मैंने देखा है उसमें 25 से लेकर के 32% तक नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज का वोट जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये वोट बैंक अगर नीतीश कुमार से छिटक जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो नीतीश कुमार एक तरफ, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर आपने देखा होगा कि जैसे ही मंच पर चढ़े थे तो उसमें 2 बातें जिसको आइडेंटिफाई करके हमने बताया था। हमने बताया था ना कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने कॉन्फेस किया इस बात को कि कुछ लोग हमारे यहाँ पटिया के कुछ लोग हैं जो हमको इधर उधर करवा दिया था। इस बात को नोट कीजिएगा। और आरोप सबसे ज्यादा किस पर लग रहा है इस वक्फ बोर्ड में, तो ललन सिंह पर लग रहा है कि ललन सिंह ने सदन में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के क्या क्या कहा है और किस तरह से उसका समर्थन किया है। अब नीतीश कुमार के फंसने का सवाल उठता भी है, जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल पर देश व्यापी जो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था, उसकी शुरुआत पटना से होना, इसको आप कितना अहम समझते हैं। देश भर में और कहीं हो चाहे नहीं हो, पटना से शुरू हो जाने का मतलब है कि नीतीश कुमार को ज्यादा दबाव महसूस करना चाहिए। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ साथ और भी लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। हमने सभी की बातें की है। आपने अभी अभी देखा होगा कि इफ्तार पार्टी में जिस तरह से चिट्ठी लीक करके और अल्पसंख्यक समाज के जो संगठन हैं उन संगठनों ने बहिष्कार किया, इसके मायने आप नहीं समझ रहे हैं। ये नीतीश कुमार की नाराजगी और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से सागर समझ रही है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में इजाफा होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा।
नीतीश फायदा कुमार के निश्चित वोट तौर से बैंक पर। भाजपा बिल्कुल जी भाजपा किसी भी कीमत पर ये दांव छोड़ना नहीं चाहती है बाबा। कल हम लोग बैठे थे एक जगह और उन लोगों ने जी क्या कहा कि भाजपा कोशिश कर रही है कि सहनी तो सहनी, पारस को भी अगर लाना पड़े तो भी वो जी। मतलब हर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है। इसलिए बिल्कुल। अहम है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अगर इस बार नीतीश कुमार उसके हाथ से छटक गए तो मामला हम्म, बहुत गंभीर हो जाएगा, और छटक गए तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप समझिए कि नीतीश कुमार को वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत पास अब बहुत। समय बहुत ज्यादा नहीं है। नीतीश हाँ कुमार किसी भी समय अपना जो कार्यभार है, अपना जो गद्दी है, वो किसी को सौंप सकते हैं। तो इन सारी तो बाबा परिस्थितियों से कहीं ना कहीं, हाँ तो बाबा क्या नीतीश कुमार ने कोई नया दांव चल दिया है? कौन से वो तीन शर्त है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को लेकर के आप उठाइए कि वक्फ बोर्ड बिल का जैसे ही शुरुआत हुआ था तब से नीतीश कुमार एक शब्द भी इस बिल पर नहीं बोले हैं। हाँ, चुप्पी दूसरी साधे तरफ हुए ये हैं। चुप्पी साधे हुए हैं। अमित शाह आए, अमित शाह के साथ जिस तरह का उनका 36 का आंकड़ा था, और जो उनके आवास पे मीटिंग हुई, कितने देर की मीटिंग हुई ये भी आपको पता है, मात्र 10 मिनट की मात्र वो 20 से मीटिंग हुई। 25 मिनट। हाँ, 20-25 मिनट तो पूरा कार्यक्रम रहा ना। मीटिंग जो हाँ, हुई वो लेकिन 9 से मीटिंग, हाँ 10 मिनट की हुई, 9 से हाँ 10 मिनट मीटिंग की 10 हुई। मिनट। और आप समझ सकते हैं कि 9-10 मिनट की मीटिंग में क्या हुआ होगा, किसकी कितनी बातें सुनी होगी। 5 दल है, अगर 2-2 मिनट भी दिया गया होगा तो 2 मिनट में कितनी बातें हो सकती है। तो ये सारी बिल्कुल बातें बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये पहले से प्री प्लान्ड है। और भारतीय जनता पार्टी, हम्म, मैं बार बार कह रहा हूं, संपादक नमन मिश्रा जी भी बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। जी ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपने पाले में रोक करके रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ तो स्वांग करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपने अभी अभी देखा होगा, आप याद होगा आपको कि हम लोग एक ईद 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 पार्टी ईद मिलन समारोह से हम लोग लौट के आ रहे थे। गाड़ी में हम्म, हम लोगों की आपस में जो बातचीत हो रही थी और हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई करके देखा था सारा चीज, उसमें हम लोगों ने हम्म, क्या कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी का जो सौगात था, सौगाते मोदी, हम्म। इसको दे करके कहीं ना कहीं अपना एक कॉर्नर साफ किया है कि हम भी मुस्लिम हाँ, समाज के लिए बहुत कुछ चाहते हैं। भले डैमेज ही कंट्रोल भारतीय की जनता कोशिश की पार्टी, गई। हाँ, भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता हो, लेकिन नीतीश के माध्यम से जो 30-32% वोटों की बात हमने कहा, अगर वो मिलता है तो निश्चित रूप से वो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अभी लेकिन वर्तमान जो बाबा सर्वे हुआ है, हाँ, लेकिन बाबा जेडीयू के एमएलसी क्या कर रहे हैं कि सौगात, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस और ये सौगाते मोदी ठीक है। बस आपको बताए ना कि वहीं हम पहुंच ही रहे थे कि ये सारा जो 3 सूत्र जो है, आप 3 शर्त जो है, इन शर्तों को वक्फ बोर्ड बिल का जो चल रहा था, जेपीसी अलग अलग राज्यों में घूम करके लोगों से विचार ले रही थी। आपको हम्म, ये भी याद होगा कि पटना में भी 2 दिनों तक आकर के डेरा डाले हुए था लोग, यहाँ भी सब लोगों के विचार लिए गए हैं। इसके बाद इस जेपीसी की बिल को 600 से ज्यादा पन्नों का ये बिल हो गया है, जिसमें अलग अलग लोगों के विचार रखे गए हैं। ये सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके रख दी गई है, जिसकी आपने अभी शुरुआत में चर्चा की कि 2 तारीख को उसको पटल पे रखना है और वहां से बहस के बाद उसको पास किया जाएगा, कानून के रूप में परिणत किया जी जाएगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ये बात अमित शाह से भी कर सकते थे। 10 मिनट की बैठक को 20 मिनट भी किया जा सकता था और कहा जा सकता था कि भाई हाँ, वक्फ बोर्ड बिल पर आप कुछ सोचिए। लेकिन बिल्कुल अचानक से अमित शाह जैसे जाते हैं और वक्फ बोर्ड बिल आने से पहले जो कुछ भी यहाँ हुआ, संयोग देख लीजिए कि एक तो वक्फ बिल जो है वो आने का समय ईद के तुरंत बाद है। इस बीच में रमजान का महीना था, आंदोलन रमजान के महीने में हुआ, बहिष्कार रमजान के महीने में हुआ। ये सारी चीजें देखिए कड़ियां किस तरह से मिल रही हैं। इसी वर्ष आपके बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कोई बिल्कुल रास्ता बच नहीं बिल्कुल। जाता था। नीतीश कुमार भले ही मुखर होकर के नहीं बोले, लेकिन नीतीश कुमार काफी तेजी से अपने एक्ट को करते हैं। ऐसी स्थिति में इस बिल के आने के बाद 2 बातें मेरे दिमाग में जो आ रही हैं वो ये कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ प्लान करके भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी से, अपने शर्तों पे लड़ रही है। भले ही नीतीश कुमार को मुखिया बनाया गया है, हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी सारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जी जनता बिल्कुल पार्टी 2 बिल्कुल बातों बिल्कुल। में क्या करेगी? क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर हम्म, चलेगी या सबको मिला करके चलने का हम्म, प्लान बनाएगी?
तो सौगातें मोदी तो बता रहा है कि सबको मिला के चलेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला अगर कहावत ये टाट करती है, तो ये तीन जो नजर आ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के तरफ से ये तीन सुझाव दिए गए हैं, तीन प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें पहली प्रस्ताव जो है कि चूंकि जमीन जो है वो राज्य का मामला होता है, कुछ संपत्तियों को छोड़ करके, जैसे केंद्रीय संपत्ति है, रेलवे का जमीन जो हुआ, हवाई अड्डे का जो जमीन हुआ, और भी इस तरह के जो जमीन होते हैं वो होते हैं जो केंद्र सरकार के होते हैं, तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। लेकिन जमीन का मामला बेसिकली जो होता क्या है कि जहां जमीन है उसी राज्य का वो मामला होता है। तो नीतीश कुमार का कहना है कि इसमें वक्फ कानून जब बने तो इसमें प्राथमिकता उसी बात को रखी जाए कि जमीन पर मालिकाना हक जो है वो राज्य का ही होगा, यानी फैसला लेने के लिए, राज्य पर नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए राज्य ही उत्तरदायी होगा। पहला तो ये है। ये शर्त बहुत ज्यादा ऐसा कठिन नहीं है जिसको नहीं माना जा सके, बिल्कुल सामान्य शर्त है। लेकिन इसके बाद जो दो शर्तें हैं वो काफी गंभीर हैं, और ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान्य हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्फ बोर्ड बिल को बनाना चाहती है, इसमें जो संशोधन लाई है, उस संशोधन के तहत आपको याद होगा कि इसमें महिला को भी रखना है, गैर मुस्लिम को भी रखना है, इसमें जिलाधिकारी को भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें, इसी पर तो आपत्ति है। अब दूसरा शर्त जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन वक्फ बोर्ड ने अब तक पंजीकृत कर दी है, रजिस्टर्ड कर दिया है, उन जमीनों पर किसी भी तरह का कोई भी मामला इस वक्फ बोर्ड बिल के माध्यम से नहीं होगा। आप समझिएगा कितना वाइटल पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ना कि कानून तो बनेगा, लेकिन कानून जो कानून लागू हो रहा है वो नए लोग प्रभावी होगा। हाँ, जिस दिन बनेगा उस दिन से प्रभावी होगा। पिछले जो चले आ रहे हैं जो संपत्तियां, उन संपत्तियों पर इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन कोई विवाद या सरकारी संपत्ति है तो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला जो है वक्फ बोर्ड करेगा। यदि मानते हैं सरकार की कोई संपत्ति है, उस संपत्ति पर अगर मानते हैं किसी तरह का कोई कब्जा है या किसी तरह का कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको ये बिल जो है करेगा। तो आप समझ सकते हैं तो पूरा हाथ ही कट जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोचना कुछ और है। इस पूरे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, उसका जो मिल्कियत है, उसकी संपत्ति जो है, उस सारी संपत्ति पर ये बोर्ड जो नया बनेगा उस बोर्ड के हिसाब से फैसला होगा। इसको सामान्य कानून के तहत ही इसको लाया जाएगा, अदालती फैसलों के माध्यम से इसको सुलझाया और सलटाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो तीसरा है और ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चुभने वाली बात है। आपको याद होगा कि जो सरकारी जमीन पर विभिन्न तरह के मंदिर, मस्जिद वगैरह वगैरह, गुरुद्वारा सब बने हुए थे, इन सभी पर बुलडोजर चला करके तोड़ा गया। ये आपको याद होगा, सब चीज मालूम होगा। अब जो नीतीश कुमार का ये तीसरा शर्त है जो काफी अहम शर्त है, इस शर्त में नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला बिल के मुताबिक लेना। कोई भी वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है तो वही चीज फिर से रिपीट करते हुए इसको उसी रास्ते से लेकर के आया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक भवन बना हुआ होगा, जैसे कि मस्जिद हो, दरगाह हो, तो इसको वर्तमान जो स्वरूप है उसी स्वरूप में रहने दिया जाएगा। इसके स्वरूप में किसी भी तरह का कोई भी खंडन या तोड़ फोड़ या किसी तरह का उठापटक नहीं किया जाएगा। इस पर कोई भी दबाव नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है आपको नजर आ गया होगा। एक तरफ वक्फ बिल जो आया, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें कहीं ना कहीं ये मामला जो है जा करके फंस सकता है। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है इसको कब लाया जा रहा है, जब 2 दिन बचा हुआ है सदन के। हो सकता है कि 2 तारीख के दोपहर के बाद, भोजनावकाश के बाद इस बिल को लाया जाए। तो उस दिन तो बिल को लाया जाएगा तो हल्ला हंगामा होगा और सदन जो है खत्म। 3 तारीख को इसको फिर से लाया जाएगा और 4 तारीख को आपको पता ही है कैसे बिहार में आपने देखा होगा कि अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। तो ये तो सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। इस बिल को लाया जाएगा, बिल पर बहस शुरू होगी, हंगामा होगा और हंगामे की ये भेंट चढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि इसको आगे के लिए एक बार फिर से रोक दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और अगले जो सत्र होंगे उसमें इस पर बहस करके इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मॉनसून सत्र में।
तो आप समझ सकते हैं तब तक तो चुनाव आ जाएगा। और मानसून सत्र होता कितने दिनों का है ये भी आपको पता है। नीतीश कुमार ने जो दाव चला है, मुझे तो लगता है कि ये दाव नीतीश कुमार ने चला है, लेकिन जो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, उनका मानना यह है कि ये सारा प्लान जो है रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपको याद होगा कल मैंने एक खबर किया जी, कल मैंने एक खबर किया था कि चंद्रबाबू नायडू इस बिल के विरोध में खड़े हैं। भले ही मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आगे बढ़ करके बोले। नीतीश कुमार की सबसे पहले आग के दरिया में कूदना है, और किसी राज्य में तो चुनाव है नहीं इस वक्फ बोर्ड बिल के समय। नीतीश कुमार के राज्य में चुनाव है, और नीतीश कुमार का 30% वोट अगर कट जाता है, पहले ही से आपको पता है कि नाराज चल रहे हैं कुशवाहा समाज के लोग। इसके बाद आपने देखा कि पान तांती समाज जो है, तांती तत्वा, वो नाराज चल रहा है, उसका भी वोट करीब हमको लगता है 40-50 लाख के आसपास है। तो ये सारे लोग नाराज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से अगर मुस्लिम समाज भी, जो पासमानदा वगैरह हैं, जो आपको पता ही होगा कि वो वोट देते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने उन समाज के लिए काम भी किया है, जिसका हवाला दे रहे थे, जुड़वा रहे थे, आपने देखा होगा 2 दिन पहले सहकारिता के मंच पर। तो ये सभी चीजें खुल करके अब सामने आ गई हैं, और इस बिल के माध्यम से जो लोगों ने, राजनीतिक लोगों का मानना यह है कि ये सारा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही खेल रही है। ये 3 मुद्दे जो हैं, इसको भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लाया है, जिससे कि इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो, अड़ंगा लगे, और ये बिल आगे के लिए बढ़ा दिया जाए। इससे न भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती भी नहीं होगी, और बिल जो है अपने मूल स्वरूप में अभी तक रहेगा चुनाव तक। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।